हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एच एम के डीकेटी वाले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हिंदी मीडियम का पहला हिंदी का पेपर होने वाला है 21 तारीख को। तो उसके लिए मैंने आज आप लोगों के लिए हिंदी में विभाग 4 भाषा अध्ययन जो हिंदी व्याकरण पूछता है उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे व्याकरण पूछते हैं। पहला अव्यय, संधि, समास, अलंकार, मुहावरा, विराम चिन्ह, कारक, वाक्य शुद्ध, वाक्य परिवर्तन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, छंद, ऐसे करके करीब करीब 14 मार्क्स का हिंदी व्याकरण पूछता है। तो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंदर संधि, समास, अलंकार और कारक। इसको हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 1 में पूरा करेंगे। बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 2 लेकर रखे आएंगे, तो उसके अंदर वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए बात करने वाले हैं सब के सब ट्रिक के ऊपर बात करने वाले, कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं होगी। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा तो ही आप इसको ट्रिक को लगा सकते हैं, वरना आप लोगों को इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने पर आपको समझ में आएगा कि ट्रिक किस तरीके से लगती है। बाकी मैं तो जानता हूँ कि कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले क्या बोर्ड एग्जाम के गेट के जस्ट बाहर खड़े रहते तो भी वो वीडियो को देखते रहते हैं। तो ट्रिक के हिसाब से हम लोग फटाफट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हिंदी एक हमारी मातृभाषा है। तो इसमें व्याकरण जो है ये क्लास 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास 7th सभी बच्चों के लिए है। तो चलिए इसमें हम लोग पहले शुरुआत करने वाले संधि के बारे में बता दो। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। और वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इसकी बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में एकदम बताना चाहता हूँ। वर्ण का मतलब हो गया अक्षर, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्द के मेल से वाक्य बनता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्णों की बात करेंगे। वर्ण का मेल होगा तो उसको हम लोग संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है किसी भी चीज को जोड़ना या फिर किसी भी चीज का मेल करना। संधि विच्छेद का मतलब हो गया उसे तोड़ना या फिर उसे अलग करना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। अब उसको कैसे पहचाना जाए ये बड़ा टेंशन की बात होती है। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो मैं आप लोग को बता दूं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पहचानने का एकदम आसान सा ट्रिक है। पहले पहचानना हम लोग सीख जाएंगे, फिर आराम से विच्छेद करना भी सीख जाएंगे। तो स्वर संधि के प्रकार में 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ के अंदर पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा अगर हमको दिखाई दे जाए किसी भी शब्द के अंदर, इसका मतलब वो जो शब्द है वो स्वर संधि का शब्द है। दूसरा, गुण को पहचानने का तरीका यह है कि ए ओ ऋषि की मात्रा दिख जाए। ठीक है, ए ओ ऋषि की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है वो आप यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आ ई ऊ की मात्रा लिखी जाती है, किस तरीके से ए ओ की मात्रा लिखी जाती है। वृद्धि की बात करेंगे। वृद्धि में आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा देखनी है। यड़ में यड़ को एकदम आसान सा तरीके से पहचानने की कोशिश करेंगे। यड़ को पहचानने का तरीका यह है कि उसके अंदर य व र से पहले आधा अक्षर दिखाई देगा। कोई भी आधा अक्षर दिखाई दे रहा है य के पहले, व के पहले या तक र के पहले, तो उसको हम लोग बोलेंगे यड़ संधि। य व र के पहले आधा अक्षर आता है तो यड़ संधि हो जाता है। अयादि का पहचानने का एकदम आसान सा तरीका बता दूं तो ये जब भी शब्द बनेंगे इसके तो 3 अक्षर के शब्द बनेंगे और अ और औ की मात्रा इसमें नहीं दिखाई पड़ती है। बाकी कोई भी मात्रा दिखाई दे सकता है, लेकिन अ और औ की मात्रा नहीं दिखाएगी तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ये अयादि स्वर संधि है। तो स्वर का एक बार अभ्यास करा दूं मैं आप लोगों को कि स्वर में अ आ ई उ बड़ा उ ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सारे स्वर होते हैं। जिसमें स्वर संधि के विच्छेद करने के लिए हम लोगों को पहले देखना है कि दीर्घ स्वर संधि बना कैसे है। जैसे मैंने आप लोग को अभी बता दिया कि आ ई उ को मिला करके दीर्घ स्वर संधि को पहचाना जा सकता है।
दीर्घ स्वर संधि पहचानने का तरीका यही है कि उसके अंदर आ बड़ी ई बड़ा ऊ आएगा तो उसको हम लोग पहचान लेंगे। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो अ और जब आ फिर से अ और आ के साथ मिलता है तो वो हमेशा आ ही बनाता है। ये बात याद रखनी। अगर ये बातें हमको याद रहेगी तो हम लोग आसानी से विच्छेद भी कर सकते हैं और उनका मेल भी कर सकते हैं। वैसे ही ई और बड़ी ई को जब हम लोग फिर से ई और बड़ी ई के साथ मिलाएंगे तो वो हमेशा बड़ी ई ही बना के देगा। ठीक है, चाहे ई को मिलाओ, चाहे बड़ी ई के साथ मिलाओ, या फिर छोटी ई बड़ी ई को एक साथ मिलाओ, किसी को भी मिलाएंगे तो हमेशा ई बना के देगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया दीर्घ स्वर संधि के अंदर आ बड़ी ई बड़ा ऊ आता है। तो वैसे ही ऊ का भी देख लीजिए कैसे करते हैं। सेम लेने पर, यानी सेम आ सेम सेम है, ई सेम सेम है, ऊ सेम सेम है, सेम सेम कर लेंगे तो हमेशा आ ई ऊ बनने वाला है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिया कि संधि बनाने के लिए दिया है और विच्छेद करने के लिए भी देखेंगे। तो हिम धन अचल दिया है, हिम धन अचल, तो आ रहा है, आ रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे हिमाचल। हिमाचल कुछ इस तरीके से। वैसे विधाधन आलय आ गया तो आ दो बार आ गया तो उसमें भी आ ही बनने वाला है तो विधालय हो जाएगा। वैसे महिंदर में महीधन इंद्र कर देंगे, छोटी ई बड़ी ई को मिला करके ई बनने वाला है तो वहां पे महीधन इंद्र कर देंगे। और वधु उत्सव लिखा है तो वधुधन उत्सव कर देंगे। वैसे गुण स्वर संधि की बात करें तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने आप लोग को बता दिया कि ए ओ अर, ए की मात्रा ओ की मात्रा और किसी के स्वर के साथ में अगर ऋषि की मात्रा दिखाई पड़ती है तो उसको हम लोग बोलेंगे गुण स्वर संधि। अब ये बनता है कैसे, ध्यान से सुनिए। जब भी अ और आ ई और ई के साथ मिलेगा तो ए बनने वाला है हमेशा। देखिए मैं एरो से दिखा के कोशिश किया, दिखाने की कोशिश। फिर वैसे ही अ और आ को जब भी मैं ऊ और बड़ी ऊ से मिलाऊंगा तो वो हमेशा ओ बना करके देगा। उसी तरीके से जब भी मैं आ और ऋषि को मिलाऊंगा तो वो हमेशा अर बना के देगा। यानी अ और आ के साथ कोई अलग आने पर, कोई अलग संख्या आती है, कोई अलग स्वर आता है तो वो हमेशा ए ओ अर बना करके देता है। जैसे मैंने यहाँ पे संधि बनाने के लिए भी दिया, विच्छेद करने के लिए भी। अगर आप लोग को ऊपर का समझा होगा तो इसको कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है और ई की मात्रा है, जब भी आ और ई मिलेगा तो ए बनने वाला है, यानी ये बनेगा महेंद्र पहला। दूसरा जो है रमा धन ईश है तो रमा के अंदर आ की मात्रा आई है और ई के अंदर ईश के अंदर ई की मात्रा है तो आ और ई मिल करके हमेशा ए की मात्रा बनेगी तो ये हो गया रमेश। वैसे यहाँ पे विच्छेदित करने के लिए भी आप लोग देख लीजिए एक बार। फिर आते हैं वृद्धि संधि के अंदर। वृद्धि संधि पहचानने का तरीका यही है कि उसके अंदर अय और औ की मात्रा आएगी। ठीक है, जब भी ए अय के साथ मिलेगा तो अय बनेंगे, ओ औ के साथ मिलेगा औ और या फिर ओ मिलेंगे तो हमेशा अव ही बनेगा। ठीक है, और इनके अलावा भी आ ई भी मिलता है। जैसे अ और आ ए अय के साथ मिले, ओ औ के साथ मिले तो हमेशा ए अय बनेगा और ओ बनेगा। संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव, इसको जोड़ना है तो सदैव, महाधन ओज महोज, औषधि महोषधि, महाधन औषधि, तथेव तथा धन एव। ये स्वर संधि पहचानने का तरीका यही है कि य व र से पहले आधा अक्षर आना चाहिए। ठीक है, अब यह कब बनता है, वह कब बनता है, र कब बनता है, जब भी ई के साथ कोई और स्वर आता है तो यह बनता है। ऊ के साथ जब भी कोई और स्वर आता है तो वह बनता है। ऋषि के साथ जब भी कोई और स्वर आता है तो वह हमेशा र बनाता है। कुछ इस तरीके से देखिए तो नी धन ऊन लिखा है तो उधर नी के अंदर ई की मात्रा छुपी है और ऊ के अंदर ऊ है तो न ई जब भी ऊ से मिलेगा तो ये बनाएगा। हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ के आए हैं तो उसका बन गया न्यून। सुधन आगत है तो स्वागत। वैसे पित्राधन आदेश है तो पित्रदेश। ठीक है, अब आते हैं अयादि संधि। अयादि स्वर संधि के ऊपर अयादि स्वर संधि में 3 अक्षर आते हैं। जब भी ए अय किसी और स्वर के साथ मिलेगा तो वो हमेशा अय और आय मिल बनाएगा। उसी तरीके से ओ और औ जब भी कोई और स्वर के साथ मिलेगा तो वो अव और आव को बनाएगा। जैसे ने धन अन तो नयन, उसको तोड़ते हैं नाविक को तो नौ धन इक बनेगा। इसको एक बार आप लोग वापस से ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझेगा, समझ में आएगी। इसको एक बार आप लोग वापस से ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अब चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। तो दो व्यंजन के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए बाजू में तो आप लोग को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पूरा व्यंजन, यहाँ पे देख रहे होंगे आप बाजू में, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा व्यंजन लिखा हुआ दिख रहा होगा।
तो अब हम लोग देखते हैं व्यंजन होते क्या हैं। तो इसमें 2-3 नियम है, बस आप 2-3 नियम को सीख जाइए, आराम से हम लोग इसका व्यंजन संधि पहचानना सीख जाएंगे। पहले का तीसरा, यानी पहला व्यंजन हमेशा तीसरे पे जाने वाला है। जैसे क रहेगा, क पहला है तो उसका तीसरा होगा ग, च पहला है तो उसका तीसरा होगा ज, ट पहला है तो उसका तीसरा होगा ड, त पहला है तो उसका तीसरा होगा द। यानी पहले का तीसरा करना है। जब भी पहला दिखेगा तो उसकी जगह पे हमको तीसरे को लगा देना है। क दिखेगा तो ग लगाना है, च दिखेगा तो ज लगाना है, ट दिखेगा तो ड लगाना है, त दिखेगा तो द लगाना है। जैसे दिक धन अंत, दिगंत, ग लग गया वहां पे। दिक धन विजय, दिग्विजय। जगत धन ईश, जगदीश। और दूसरा रूल नियम यह है कि पहले का पांचवा उपयोग करने के लिए, और इसमें एक बात बता दूं आप लोगों को कि ये हमेशा विच्छेद करने के लिए पूछता है, ना कि संधि बनाने के लिए कहता है। तो जैसे क का पांचवा देखेंगे तो अंग होता है, च का पांचवा देखेंगे तो इया होता है, ट का पांचवा अड़ और त का पांचवा न। जैसे वाक धन मय तो वांगमय, षट धन मुख षडमुख, जगत धन नाथ जगन्नाथ। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और जब भी क के साथ और जब भी त के साथ इन सबको छोड़ करके कोई और व्यंजन आता है तो त हमेशा आधा द में बदलता है। जैसे सत धन आनंद सदानंद, उत धन चारण उच्चारण। और लास्ट चौथा नियम है, म और न आएगा तो उसे बोलने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से, अगर पढ़ने में म आ रहा है तो बिंदु को हटा करके म लिखेंगे, और अगर पढ़ने में न आ रहा है तो बिंदु को हटा करके हमेशा आधा न लिखेंगे। जैसे संयम दिया है तो म आ रहा है तो सम धन यम संयम। संवाद न आ रहा है तो संधन वाद संवाद संवाद, जो भी है। विसर्ग पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है। श स र षटकोण वाला स और ओ, श स र षटकोण वाला स और ओ किसी भी शब्द के अंदर दिखाई देता है तो उनको हटा करके हमेशा विसर्ग की दो बिंदु लगाते हैं। जैसे तपोवन में ओ की मात्रा आई हुई है तो तपह धन वन, ओ की मात्रा आ गई, ओ को हटा दिए, बिंदु लगा दिए, 2 बिंदु हो गया तपह धन वन। वैसे निष्पक्ष लिखा हुआ है, नी धन पक्ष हो गया। वैसे निर्भय है तो इसके अंदर र आया हुआ है, उड़ता हुआ र, तो र को हटाएंगे तो नी धन भय हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा संधि। अब हम लोग बात करेंगे समास। संधि और समास में दोनों में एक ही अंतर होता है, वहां पर वर्डों का मेल होता है, यहाँ पर शब्दों का मेल होता है। वहां पर वर्डों का मेल होता है और यहाँ पर शब्दों का मेल होता है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है छोटा रूप। कोई शब्द का बड़ा सा रूप दिया होता है तो उसे छोटे रूप में किस तरीके से लिखते हैं उसे कहते हैं समास। समास विग्रह, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था संधि के अंदर संधि विच्छेद, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब यही होता है तोड़ना या फिर किसी चीज को बड़ा करना, तोड़ करके बड़ा करना। वैसे जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है राजकन्या, राजकन्या ये छोटा सा शब्द है, उसे बड़ा कर दिया गया है राजा की कन्या। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं समास के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि समास के 6 प्रकार होते हैं। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा तत्पुरुष, छठवा बहुव्रीहि। तो हम लोग देखते हैं इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे आसानी तरीके से। तो मैं आप लोगों के लिए एकदम आसान सा तरीका बता देता हूँ। अव्ययी भाव, इसको हम लोग उपसर्ग से पहचानेंगे। जैसे किसी शब्द के आगे एक छोटा सा शब्द लग जाए उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग के रूप में कौन से शब्द दिखाई देंगे कि हम लोग पहचान पाएंगे कि वो अव्ययी भाव है। पहचानने का तरीका यह है कि उपसर्ग के रूप में बे, यथा, प्र, प्रति, भर, आ, ये सारे शब्द दिखे तो हम लोग बोल देंगे वो अव्ययी भाव है। या फिर कोई ऐसा शब्द दिया है जो समान शब्द हो, समान शब्द, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द, उसको अव्ययी भाव में ही रखा जाता है। अब उदाहरण में देख लीजिए, आप लोग को मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि उदाहरण में अगर मैं आप लोग को दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए आमरण, आमरण, आजन्मा, ये 2 शब्द दिए हुए। तो इन 2 शब्दों से ये व्यतीत हो रहा है कि ये 2 शब्द से ये पता हो रहा है कि आमरण और आजन्मा यही 2 शब्द हैं जो अव्ययी भाव में आ सकते हैं। बाकी अगर मैंने आप लोग को बोल दिया जैसे आजकल,
तो आजकल अव्ययी भाव में नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ अव्ययी भाव में 2 ही शब्द आते हैं आ वाले, वो भी आमरण आजन्मा। बाकी यथासंभव, प्रत्येक, प्रतिधन, एक, प्रत्येक, घर घर, हर घर, ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं। फिर हम लोग देखने वाले द्विगु समास। द्विगु समास पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है संख्या समूह शब्द देखना है, यानी उसमें ऐसे शब्द हो जो हमको संख्या दिखाता हो। जैसे पंचमुखी, 5 मुखों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। फिर यहाँ पे देखेंगे तो त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, चौगुना, 4 गुना, ठीक है। अब यहाँ पे द्विगु समास को विग्रह करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसमें का समूह जैसे शब्दों का उपयोग करके हम लोग उसका विग्रह कर सकते हैं। का समूह का उपयोग करेंगे तो विग्रह हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, का समूह उपयोग करना है, ठीक है, द्विगु समास में। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर पहचानने का सबसे आसान ट्रिक ये है कि उसके अंदर जोड़ी और विलोम शब्द देखना है। जोड़ी होना चाहिए, विलोम शब्द होना चाहिए। या तो जोड़ी हो, जैसे भाई बहन, जोड़ी हो गई एक, ठीक है। अपना पराया, विलोम शब्द हो गया। आग पानी, विलोम शब्द हो गया। तो ऐसे शब्दों के साथ हम लोग पहचान सकते हैं कि वह द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास पहचानने के साथ साथ विग्रह करने के लिए हम लोगों को इन शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। इन शब्दों का, तथा, या, एव, और, अथवा, ऐसे शब्दों का उपयोग करके हम इनका विग्रह कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण में दिखा दूं कि भाई बहन, भाई और बहन, अपना और पराया, अपना पराया, अपना या पराया, आग पानी, आग एवं पानी, दाल भात, दाल और भात, माँ बाप, माँ और बाप, ठीक है। इस तरीके से इन शब्दों का उपयोग करके हम लोग द्वंद्व समास का विग्रह कर सकते हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से पहले, समझने से पहले, ट्रिक को समझने से पहले आप लोगों को कारक आनी चाहिए। कारक अगर आती है, कारक मैंने लिखी भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तत्पुरुष के लिए कारक का उपयोग करते हैं। कारक के उपयोग से ही हम लोग उनका विग्रह कर सकते हैं। लेकिन तत्पुरुष पहचानने का तरीका यह होता है कि 2 शब्दों का मेल होता है। यहाँ पे दोनों शब्द का अर्थ होता है, अपना अपना अर्थ होता है। दोनों शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। अगर दोनों शब्द का अपना अपना अर्थ हो रहा है, इसका मतलब वो तत्पुरुष समास है। जैसे रसोई, घर, रसोई का मतलब हो गया खाना और घर का मतलब हो गया घर, तो दोनों का अर्थ हो रहा है। तो दोनों का अर्थ, जब ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे कोई भी शब्द आए जिसमें दोनों शब्द का अर्थ हो, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचानने का तरीका ये है, विग्रह करने का तरीका ये है कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोगों का प्रिय, ठीक है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये उदाहरण हो गया। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए कारक आनी चाहिए और कारक से विग्रह भी करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय का ट्रिक ये है कि शब्द के अंदर ही उसका विशेषण, उसकी विशेषता छुपी होगी। शब्द के अंदर ही उसकी विशेषण, उसकी विशेषता छुपी होगी। जैसे काली मिर्च, मिर्च है, कैसी है, काली है, विशेषण है। अंबर, अंबर कैसा है, पीतांबर, पीला है। मुख, चंद्र के जैसा, चंद्रमुख। वीर, महान है, तो महावीर। इनका विच्छेद करते समय पर, विग्रह करते समय पर हमें है जो जैसा शब्द का उपयोग करना है जो जैसा शब्द का उपयोग करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुख, चांद जैसा मुख। महावीर, महान है जो वीर। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके अंदर हमें देवी देवताओं के नाम दिखाई देंगे या फिर वीआईपी लोग के नाम दिखाई देंगे। वीआईपी बोले तो राक्षस, राक्षसों के नाम आ जाए या किसी और वीआईपी लोगों का नाम आ जाए, तो ऐसे लोगों का जब नाम आता है, देवी देवताओं या फिर वीआईपी लोगों के, तो उनको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शंकर। दशानंद, 10 मुख है जिनका अर्थात रावण। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, इनका विग्रह करने के लिए वाला, जिनका अर्थात ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुव्रीहि समास का विग्रह करने के लिए वाला, जिनका अर्थात ऐसे शब्दों का उपयोग करके इनका विग्रह किया जाता है। यहाँ पे होता है हमारा समास की कहानी खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं अलंकार की तरफ। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण। आभूषण मतलब मैं बता दूं तो कविता की पंक्तियों को सुंदर करने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है।
कविता की पंक्तियों को सुंदर करने के लिए अलंकार का उपयोग करते हैं। तो कविता को सुंदर बनाने के लिए, आभूषण पहनाने के लिए अलंकार का उपयोग करते हैं। तो अलंकार के लिए बता दूं कि दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 3 प्रकार हैं, और वैसे अर्थ अलंकार के भी पूछे जाने वाले बोर्ड परीक्षा में 3 प्रकार है। शब्द अलंकार में पहला है अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ अलंकार में देखेंगे तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो हम लोग चलो पहचानते हैं कि अनुप्रास को कैसे पहचाना जाएगा। तो अनुप्रास को पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है, एक वर्ड बार बार आएगा, या फिर एक शब्द बार बार आएगा, या फिर एक वाक्य बार बार आएगा। बार बार कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी वर्ड अगर बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चांद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो यहाँ पे च च च 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे च च च 3 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार हो गया। वैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, इसमें त 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये भी अनुप्रास अलंकार हुआ। यमक को पहचानने का एक ही आसान सा तरीका है, एक ही शब्द बार बार आएगा परंतु उसके भिन्न अर्थ निकलेगा। एक ही शब्द बार बार आएगा परंतु उसके अर्थ भिन्न निकलेगा। जैसे पहला उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना 2 बार दी हुई, सजना सजना, बट एक सजना का अर्थ होता है कि संवरना है, और एक सजना का मतलब हो गया साजन, जिसके लिए सजना है। काली घटा है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण हो गया। श्लेष, श्लेष का अर्थ ये होता है शब्द एक ही बार आएगा परंतु अर्थ अनेक निकलेंगे। शब्द एक ही बार आएगा परंतु अर्थ अलग निकलेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा, मतलब 2 चीज हो जा रही है, यानी एक मेकअप करने की बात हो जा रही है, और दूसरा जो हो रहा है कि पनिशमेंट देने की बात हो जा रही है, सजा सुनाने की बात हो जा रही है, दंड देने की बात हो रही है। तो एक सजा शब्द से 2 अर्थ निकल रहे हैं। अगर एक ही शब्द एक ही बार आ रहा है परंतु उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया श्लेष अलंकार। उसके बाद है उपमा अलंकार। उपमा का पहचान यही होता है कि इसके अंदर संयोजक चिन्ह के साथ सा सी से सम सरिस, संयोजक चिन्ह के साथ सा सी से सम सरिस ऐसे शब्द आएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे उपमा अलंकार। जैसे कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, तो कमल के बाजू में देखेंगे तो एक संयोजक चिन्ह दिया, उसके बाजू में स लिखी हुई। इसका मतलब यह है कि यह उपमा अलंकार है। रूपक और उपमा में दोनों में कुछ अंतर नहीं होता है, उसमें भी योजक चिन्ह आता है, इसमें भी योजक चिन्ह आता है, लेकिन उपमा के अंदर सा सी से सम सरिस आते हैं, रूपक के अंदर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं आता है। तो जैसे चरण कमल वैदो हरिराई, चरण कमल वैदो हरिराई, उसके बीच में देखेंगे तो योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। अगर किसी भी 2 शब्द के बीच में योजक चिन्ह आता है तो मतलब वो रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा को पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है कि उस शब्द के अंदर, उस वाक्य के अंदर जनु जानू मनु मानो, जनु जानो मनु मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे नेत्र मानो है कमल, नेत्र मानो है कोमल होना चाहिए, नेत्र मानो है कोमल, तो यहाँ पे मानो शब्द आ गया। मानो का मतलब हो गया उत्प्रेक्षा। ये हो गई आसान से तरीका से। अब हम लोग बात करने वाले हैं कारक। कारक का मतलब होता है करने वाला। तो मैं आप लोग को बता दूं, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं उसको याद करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन अरे अजी हे, ऐसे चिन्हों का उपयोग करके ये कारक को हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे मैंने एक ही उदाहरण पे सबको तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूं कि किस तरीके से एक उदाहरण के ऊपर मैंने पूरा कारक को करा दिया है। राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो है वो कर्ता कारक हो गया, को मारा ये जो है कर्म कारक हो गया। दूसरा, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, तो से यानी ये हो गया करण कारक। फिर राम ने रावण को सीता के लिए धनुष बाण से मारा, यानी के लिए आ गया, के लिए आ गया तो ये हो गया संप्रदान कारक। वैसे ही राम ने रावण को मारने के लिए
बाण से मारा। राम ने रावण को मारने के लिए बाण से मारा, यानी किससे मारा? बाण से यानी धनुष से बाण अलग हो रही है तो अपदान कारक। वैसे धनुष राम के हाथ में है, रावण जमीन पर है, यानी रावण कहाँ गिर गया? जमीन पर। तो जमीन पर जो आ गया वो अधिकरण हो गया। वैसे अरे रावण मर गया, तो अरे जो शब्द है इसका मतलब वो है संबोधन। तो यहाँ पे मेरी पूरी बातें होती है खत्म। हम लोगों ने 4 टॉपिक को पूरा किया है। इसके अंदर एक संधि, दूसरा समास, तीसरा अलंकार और चौथा कारक। अगर ये आपको ये वीडियो नहीं समझा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरा, एक बार में ना समझे तो प्लीज इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्या लिखा हुआ है अक्षरों को एक बार ध्यान से पढ़िए, तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और इस साल के जो भी बच्चे 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे वो मराठी मीडियम के हो, हिंदी का व्याकरण सभी के लिए सेम होता है। तो उन सभी तक ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। बाकी अब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हिंदी व्याकरण पार्ट 2 के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।